एसएसबी एग्ज़ाम के लिए, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रॉयल डोगरा डायनेसिटी। तो कौन थे रॉयल डोगरा डायनेसिटी के फाउंडर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इट वॉज गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो थे वो फाउंडर रहे हैं डोगरा डायनेसिटी के। गुलाब सिंह की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था, ये 1792 में इनका बर्थ हुआ था और 1857 में ही डाइड। ठीक है, ये फर्स्ट फाउंडर रहे थे आपकी डोगरा डायनेसिटी के। इनफैक्ट फाउंडर रहे थे, मतलब फर्स्ट रूलर रहे थे डोगरा डायनेसिटी के। इनफैक्ट ये फाउंडर रहे थे वहाँ के। और ये जो प्रिंसली स्टेट रही थी हमारी JNK, इसके ये क्या थे, फर्स्ट रूलर भी रहे थे, महाराजा भी रहे थे। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो हमारा कश्मीर था वो हारा था। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी साइन हुई थी इन द ईयर 1846। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और इस गुलाब सिंह के बारे में बता दूं, इन्होंने ज़्यादा सिख को सपोर्ट नहीं किया था और इन्हीं के तहत जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी साइन हुई थी 1846 में, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था और सिख्स जो हैं ब्रिटिशर से हारे थे। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द रॉयल डोगरा डायनेसिटी। आगे बढ़ते हैं। चेनाब इज़ द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू। तो चेनाब जो है मेन रिवर कहाँ से फ्लो करती है, डोडा से फ्लो करती है। ठीक है, डोडा जो है बेसिकली एक टाउन है आपका JNK में, ये यूनियन टेरिटरी JNK में आपका एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ये टाउन आ जाता है। और डोडा जो है इसका एक पॉपुलेशन बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, कम से कम भी 21,605 का इसका पॉपुलेशन है। लेकिन डोडा का इम्पोर्टेंस क्या है, ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है। ओके, पॉपुलेशन वाइज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एरिया वाइज की बात करूँ। डोडा इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। ठीक है, और ये जो है ये चिनाब वैली के आसपास ही लोकेटेड है। ठीक है, कश्मीर के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहु फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। सो बहु फोर्ट किसने बनाया था। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। बहु फोर्ट वॉज बिल्ट बाय बहुलोचन। बहु फोर्ट जो है एक हिस्टोरिक फोर्ट है इन द सिटी ऑफ, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में ये लोकेटेड है। ये तवे रिवर, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ द तवे रिवर। ठीक है, एंशंट फोर्ट है जो कि बिलीव किया जाता है राजा बहुलोचन ने बनाया था। ठीक है, और ये कम से कम भी 3000 साल पुराना फोर्ट है ये। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपके रेनोवेशन था इस फोर्ट का, वो अंडरटेकन किस में हुआ था, ड्यूरिंग डोगरा रूल। तो देखो डोगरा रूल में इसका रेनोवेशन लिया गया था पहली बारी, लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था, बहुलोचन ने। ही वॉज अ राजपूत राजा रूलर। ठीक है, और ये काफ़ी रिलीजियस प्लेस भी मानी जाती है अभी के टाइम पे। यहाँ पे काली माता का टेम्पल भी लोकेटेड है थोड़ी सी आगे जाके। और ये जो काली माता का टेम्पल है जम्मू में, इसको बोला जाता है बावे वाली माता टेम्पल। ओके, आगे बढ़ते हैं। छोटा अमरनाथ केव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। सो देखो छोटा अमरनाथ केव जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये अमरनाथ जो है यात्रा है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम अगर कश्मीर से जो है ये यात्रा प्रारंभ की जाती है, वहाँ से ये यात्रा शुरू की जाती है। और अमरनाथ टेम्पल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदू कल्चर में, हिंदू रिलीजन के हिसाब से। कहा जाता है अमरनाथ यात्रा लोग इसलिए करते हैं कि अपने पाप जो हैं वो सारे के सारे पूरे कर सकें, मतलब उनके पाप ख़त्म हो जाएं और उनको एक जन्नत का रास्ता मिले, इसलिए ये अमरनाथ यात्रा भी की जाती है। तो छोटा अमरनाथ केव कहाँ पर लोकेटेड है, बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये जो बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है ये आपका पहलगाम के थ्रू जो है आपका देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद मैं बात करूँ, देखो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो आपका रहता है ना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बंदीपोरा आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर जो है आपका अमरनाथ केव इज सिचुएटेड। बेंथे, बेंथे की बात करी है। सो बेंथे एक तरह का, 1 सेकेंड, ये मैं थोड़ा आगे चली गई। ओके, सो बेंथे एक तरह का क्या है, इट इज़ अ डांस परफॉर्म बाय गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। सो बेंथे एक JNK का डांस फॉर्म है जो कि गुज्जर्स और बकरवाल्स इसको परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये एक सिंगिंग ट्रेडिशन भी है। सो डांस के साथ साथ इसको गाया भी मतलब कुछ लोग गाते हैं और कुछ लोग इसको परफॉर्म करते हैं। सो एक सिंगिंग ट्रेडिशन है और डांस भी है। जो गुज्जर्स एंड बकरवाल्स ट्राइब है JNK की, वो इसको मोस्टली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बाय 5 to 7 पीपल। ठीक है, तो ग्रुप में 5 से 7 लोग जो हैं इसको परफॉर्म करते हैं। सो बेंथे क्या है, एक तरह का डांस है विच इज़ परफॉर्म्ड बाय गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। JNK का डांस फॉर्म है ये।
आगे बढ़ते हूँ जाब्रो। जाब्रो इज़ अ डांस इज़ परफॉर्म्ड इन, सो जाब्रो जो है मैं बता दूँ आपको, एक तरह से ये लद्दाख का डांस फॉर्म है, ठीक है, लद्दाख का डांस फॉर्म है। और ये चांगथांग और रोंग डिस्ट्रिक्ट्स जो है लद्दाख के, चांगथांग एंड रोंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं लद्दाख के, वो इसको परफॉर्म करते हैं जाब्रो डांस को। इट इज़ मोस्टली परफॉर्म बाय मेल्स और फीमेल्स, सो मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इसको परफॉर्म करते हैं। तो कहाँ का डांस फॉर्म है? JNK में लद्दाख का डांस फॉर्म है ये, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स चांगथांग। आगे बढ़ती हूँ। आगे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग जनरल्स लेड एन असॉल्ट इन लद्दाख ड्यूरिंग सिख किंगडम। सो इनमें से किसने जो है एक असॉल्ट लेड किया था लद्दाख में ड्यूरिंग सिख किंगडम? द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स, द करेक्ट आंसर बिकम्स जोरावर सिंह। जोरावर सिंह की बात करूँ, इनका जो टाइम पीरियड था ये था 1784 से लेके 1841। ये एक मिलिट्री जनरल थे, डोगरा राजपूत अंडर डोगरा राजपूत रूलर गुलाब सिंह के अंडर जो है मिलिट्री जनरल रहे थे ये। इन्होंने ही सर्व्ड एज अ गवर्नर, गवर्नर बोलो या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो, वज़ीर वज़ारत, ठीक है, वज़ीर वज़ारत भी बोलते हो। तो इन्होंने एज अ गवर्नर जो है सर्व किया था, कहाँ पर? इन द रूल ऑफ गुलाब सिंह, अंडर द रूल ऑफ गुलाब सिंह। और ये कहाँ के गवर्नर रहे थे? किश्तवाड़ के गवर्नर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ही लेड एन असॉल्ट इन लद्दाख। जब सिख किंगडम चल रहा था तो इन्होंने लद्दाख में भी असॉल्ट लेड किया था। लद्दाख और बाल्टिस्तान का जो रीजन था वो इन्होंने कॉन्कर किया था, अपनी जो टेरिटरीज थी वहाँ तक एक्सटेंड करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांद्रेथन इन राजतरंगिनी रेफर्स टू द प्रेजेंट डे। सो पांद्रेथन जो है ये कहाँ को अभी रेफ़र करता है? ये श्रीनगर आपकी सिटी है उसको रेफ़र करता है। तो ये किसने बिल्ड करी थी? सिटी किसने फाइंड करी थी? अशोका जो थे, ही वॉज द मौर्यन एम्पायर, जिन्होंने पांद्रेथन जो सिटी थी श्रीनगर की वो फाउंड करी थी, ठीक है। सो पांद्रेथन इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, गायल्पो इन लद्दाख रेफर्स टू। तो जो गायल्पो है लद्दाख में, इट रेफर्स टू द किंग। बेसिकली आपके जो इनका नाम ज़रा प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा हो सकता है गलत हो जाए, बट यही इसके स्पेलिंग रहेंगे। तो लाचेन गायल्पो जो थे ये किंग रहे थे लद्दाख के। और ये मैं आपको बता दूँ ये 5th किंग थे लद्दाख के, 5th किंग थे लद्दाख के। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1050 से लेके 1080 सेंचुरी तक 5th किंग रहे थे। इन्होंने लद्दाखी क्रॉनिकल्स जो थे उसमें काफ़ी इनका मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। और इनके रेन में, इनके पीरियड में काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स जैसे कि लिकर मोनेस्ट्री भी बिल्ड करी है। लिकर मोनेस्ट्री इन्हीं के टाइम पीरियड पे लद्दाख की बहुत ही फेमस ये बिल्डिंग है, जिसको कौन से किसके टाइम पीरियड पे बिल्ड करी है? लाचेन गायल्पो के टाइम पे बिल्ड करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री इन लद्दाख इज़। सो लद्दाख में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस और सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है? वो है हेमिस। इसका पूरा नाम क्या है? हेमिस गोम्पा। हेमिस गोम्पा जो है लार्जेस्ट और मोस्ट फेमस लद्दाख की मोनेस्ट्री है, ठीक है। ये एक कहा जाता है ये बड़ी रिचेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख की। और 1630 में इसको फाउंड किया गया था बाय, किसने फाउंड किया था? बाय तागसांग रास्पा। तो बाय तागसांग रास्पा ने ये फाउंड करी थी। कौन सी मोनेस्ट्री? हेमिस गोम्पा। पूरी मोनेस्ट्री का फुल नेम ये है। 1630 में फाउंड करी थी। तागसांग रास्पा ने इसको फाउंड किया था, ठीक है। और जो इस टाइम पे किंग थे वो कौन थे? सो किंग जो थे अंडर द पैट्रनेज ऑफ द किंग सिमगी नमग्याल, ठीक है। सिमगी नमग्याल जो थे किंग थे। तो किसने फाउंड करी थी? नाम था आपका स्टैग सांग रास्पा। तो स्टैग सांग रास्पा इन्होंने फाउंड करी थी, 1630 में फाउंड हुई है। किंग कौन थे? किंग थे आपके किंग सिंगी नमग्याल, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूँ ले टाउन जो है आपका आपका लद्दाख ले जो एक प्रॉपर टाउन्स है वहाँ से जो है 40 किलोमीटर्स दूरी पर आपको ये मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा रिच मोनेस्ट्री भी कहा जाता है इसको लद्दाख की। आगे बढ़ती है। द ओनली सफ़ायर माइन इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन। तो देखो जो ओनली सफ़ायर माइन इन इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पाडर में, ठीक है। पाडर जो है बेसिकली एक तरह के ये कहाँ पर लाई करते हैं? ये ज़ांस्कर रेंज में आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है। ज़ांस्कर रेंज में पांडे डिस्ट्रिक्ट लाई करता है और यहाँ पर आपको कश्मीर की जो ओनली सफ़ायर माइन है पूरे इंडिया में वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये JNK के डिस्ट्रिक्ट ही है, पार्डर हो गया, किश्तवाड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोस्टली सफ़ायर माइंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। The year in which census was not conducted और held in JNK was, तो कौन से ईयर में JNK का जो सेंसस है वो कंडक्ट नहीं हुआ था, नॉट कंडक्टेड। तो 71 में हुआ था, 81 में हुआ था, 2001 में भी हुआ था, बट 1991 में जो सेंसस था वो कश्मीर में कंडक्ट नहीं हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन, तो पहली ट्रेन जो थी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इट वॉज स्टार्टेड रनिंग बिटवीन, आपका जो पहला ऑप्शन है बडगाम एंड अनंतनाग। ठीक है, तो बात करूँ कब जो है ट्रेन स्टार्ट हुई थी, एग्जैक्ट डेट भी देख लो। देखो ईयर क्या है, 1 सेकेंड, ईयर है 1819 का, 90 का, जब एग्जैक्ट जो ट्रेन थी वो स्टार्ट हुई थी। स्टार्टेड रनिंग बिटवीन बुडगाम एंड अनंतनाग। और इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? एग्जैक्ट डेट है 13 मार्च 1819 जो है इसकी एग्जैक्ट डेट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो कश्मीर वैली में पहली जो ट्रेन थी वो बडगाम और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से जो है स्टार्ट हुई थी। इन दोनों के बीच में पहली ट्रेन सर्विस देखने को मिली थी। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो है ये टॉपिक देखने को मिलता है, आपके ट्रेन के बारे में देखने को मिलता है कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट इनहैबिटेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो लॉफ्टीएस्ट का सबसे पहले मतलब देख लो। लॉफ्टीएस्ट क्या होता है? एक तरह की हाइट, सबसे ज़्यादा हाइटेड। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोजिंग हाइट किसकी है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? वो किसकी है? लद्दाख की है। लद्दाख की मैं आपको बता दूं, ये जो वैली है ये राइज़ करती है 4400 मीटर ऊपर राइज़ करती है वैली। ठीक है, और कम से कम भी 14,400 फीट ऊपर है ये वैली। तो वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट, इसकी बहुत ज़्यादा हाइट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही टॉप पर है लद्दाख। इसके बाद बात करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डू नॉट बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी इसमें से ट्राइब्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर को नहीं बिलोंग करती है? सबसे पहले बकरवाल्स जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता है, गुज्जर बकरवाल्स दोनों ही जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, और गद्दीज भी जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती है। लेकिन जो खारिया ट्राइब है ये जम्मू कश्मीर की ट्राइब नहीं है। बेसिकली ये आपके जो ईस्टर्न साइड की एरियाज़ आ जाते हैं वहाँ की ये ट्राइब हो जाती है। और मैंने अगर आपको लैंग्वेजेस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक ग्रुप पढ़ाया था लैंग्वेज का, वो था ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप। ठीक है, ये मैंने बोला था ये आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इतनी नहीं देखने को मिलती, इसलिए ये जो लैंग्वेज है ये इसी ग्रुप से बिलोंग करती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल एथनिक ग्रुप है ईस्ट सेंट्रल इंडिया का। तो बेसिकली ये जो लैंग्वेजेस हैं ये ईस्ट सेंट्रल इंडिया को बिलोंग करती है, खारिया लैंग्वेज। ठीक है, ना कि JNK को। द फर्स्ट मुगल गार्डन्स आर सिचुएटेड अराउंड विच लेक। तो फर्स्ट मुगल गार्डन्स जो हैं वो कौन सी लेक के अराउंड सिचुएटेड हैं? वो है डल लेक के अराउंड से, फेमस मुगल गार्डन। तो इसमें आपका फेमस मुगल गार्डन एक आ जाता है शालीमार बाग। शालीमार बाग जो है काफ़ी फेमस मुगल गार्डन है जो श्रीनगर में लोकेटेड है और इट इज़ लोकेटेड नियर डल लेक। और जो डल लेक है इसको देखो, शालीमार बाग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ये शाहजहां ने बनाया था। पहले मैं चीज़ बता दूँ आपको। और यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको गार्डन ऑफ डिलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो गार्डन ऑफ डिलाइट बेसिकली अगर इसको तो खैर नहीं बोलते हैं गार्डन ऑफ डिलाइट, बट गार्डन ऑफ डिलाइट जो है निशात बाग को बोला जाता है। ठीक है, सो निशात बाग जो है ये अंडर द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर बना था निशात बाग, और शालीमार बाग जो है ये अंडर द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां जो है शालीमार बाग बना था। ये फेमस मुगल गार्डन्स है जो कि डल लेक के आसपास लोकेटेड हैं। ओके, ओवरऑल बता दूं तो 6 मुगल गार्डन्स जो हैं कश्मीर में लोकेटेड हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस क्रिएट कर देते हैं। मुगलों के टाइम पे कश्मीर में जो है बहुत अच्छी चीज़ें फ्लरिश हुई थी। कश्मीर इनफैक्ट काफ़ी फ्लरिश हुआ था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स। इतना कश्मीर किसी और रूलर के या किसी और डायनेसिटी के किसी के भी टाइम पीरियड पे इतना अच्छा फ्लरिशमेंट कश्मीर का नहीं देखने को मिला था जितना मुगल्स के टाइम पे मिला था। ऑल्दो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है धोखे से
आए थे, अकबर जो है, अकबर ने कश्मीर में एंटर किया था और उन्होंने धोखे से एंटर किया था कश्मीर में। बट इन्होंने जब कश्मीर में रूल किया, लोग काफ़ी खुश रहे थे इनके टाइम पीरियड से, लोग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी कश्मीर में, एक तरह से आर्किटेक्चर की फॉर्म में, या फिर अगर हम बोले ये कार्विंग्स की फॉर्म में, वुड कार्विंग्स की फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी डेवलप हो रही थी। इन शॉर्ट कश्मीर जो है बहुत फ्लरिश कर रहा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स। तो यहीं पर उन्हीं के टाइम पीरियड पे ये जो फेमस मुगल गार्डन्स थे, ये आज की डेट में भी जो प्रेजेंट है और लोग इनको दूर दूर से देखने भी आते हैं, ये मुगलों के टाइम पर ही देखने को मिला कि इनका जो है यहाँ पर शानदार तरीके से इनका एक फाउंडेशन रखी गई और कश्मीर जो है इतना अच्छा फ्लरिश हुआ। ओके, आगे बढ़ती हूँ। डोगरास एथनिक ग्रुप ऑफ जम्मू डिवीज़न बिलोंग्स टू, तो बेसिकली डोगरा का जो एथनिक ग्रुप है जम्मू डिवीज़न का, वो किसको बिलोंग करता है? वो आर्यन ग्रुप को बिलोंग करता है। ये चीज़ मैंने आपको लैंग्वेजेस में पढ़ाई थी, ठीक है। लैंग्वेजेस में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि जो हमारी जो लैंग्वेज है, ये आर्यन, जब आर्यन जो है सेंट्रल यहाँ से आए थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया से जब आर्यंस ने यहाँ पे इन्वेड किया था, इंडिया में इन्वेड किया था, तो अपने साथ वो आर्यन लैंग्वेजेस लेकर आए थे, ठीक है, जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में, आपके इंडिया में और यहाँ पे नॉर्दर्न और सेंट्रल सब कॉन्टिनेंट में पूरी ये फैली थी। उसी में डोगरा जो है, ठीक है, डोगरी लैंग्वेज जो है, इनफैक्ट डोगरा जो एथनिक ग्रुप है वो भी किसको बिलोंग करता है? आर्यंस को बिलोंग करता है, क्योंकि आर्यन बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, इंडो आर्यन ग्रुप की लैंग्वेज है, और यहीं से बाकी लैंग्वेजेस भी उत्पन्न हुई है, और यहीं से डोगरा जो एक एथनिक ग्रुप है उसका भी एक ओरिजिन देखने को मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली वो कहाँ को बिलोंग करता है? आर्यंस को बिलोंग करता है, जो कि इंडिया में उन्होंने एंटर किया था सेंट्रल एशिया से। ओके, नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK हैज़ द हाइएस्ट सैफरन कल्टिवेशन। तो यहाँ पर देखो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सैफरन का कल्टिवेशन बहुत देखने को मिलता है, वो है आपका पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पुलवामा में देखो पैम्पोर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सैफरन कल्टिवेशन देखने को मिलता है, हाईएस्ट सैफरन कल्टिवेशन देखने को मिलता है पैम्पोर में, जो कि पुलवामा में है, ठीक है। और ये एक हेरिटेज साइट भी है, 3200 हेक्टेयर्स की जो है अंडर इसमें लोकेटेड है। सैफरान जिसको आप केसर भी बोलते हो, यहाँ पर कश्मीर में आपको पता है, जम्मू और कश्मीर की पूरी बात करें तो केसर बहुत फेमस है कश्मीर का, ठीक है ना। तो वहाँ पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें पैम्पोर जो रीजन है वहाँ पर आपको सैफरन का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली सैफरन की बात करूँ JNK में, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे? पुलवामा में, बुडगाम में, श्रीनगर में और किश्तवाड़ में, जहाँ पे 86% जो सैफरन है वो पैम्पोर हेरिटेज साइट है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली पैम्पोर को अगर मैं बात करूँ, इसको सैफरन टाउन भी बोला जाता है, सैफरन टाउन, ठीक है। अगर कल को आपसे कोई पूछे सैफरन टाउन किसको बोला जाता है, पैम्पोर को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 86% सैफरन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ JNK। तो JNK की सबसे एंशिएंट इंडस्ट्री, सबसे पुरानी इंडस्ट्री कौन सी है? वो है सिल्क टेक्सटाइल्स। सिल्क टेक्सटाइल्स बहुत ही पुरानी है, तभी यहाँ की सिल्क जो है बड़ी फेमस है, ठीक है, क्योंकि पुरानी है, पुराने टाइम पे हाथ की कारीगरी होती थी। हमने हैंडीक्राफ्ट्स में ये सब चीज़ें कवर करी हुई हैं, आर्ट एंड कल्चर में, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हो जाती है, एंशिएंट इंडस्ट्री है, ठीक है, पुराने टाइम से जो है चलती आ रही है। और यहाँ से आपको मैं बता दूँ, पर्शियन, ग्रीक्स और रोमन एम्पायर्स को भी हम सिल्क एक्सपोर्ट किया करते थे। देखो तभी ब्रिटिशर्स आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, ट्रेड के पर्पसेस से आए थे, क्योंकि हमारे कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल देखने को मिलता था। इसी जैसे कि सिल्क टेक्सटाइल्स जो हैं ये बहुत ही पुरानी हैं। अगर मैं बात करूँ एंशिएंट इंडस्ट्रीज इन JNK की, उसी तरह से बंगाल में जो है मसलिन था, ठीक है ना, और वहाँ पे जो ये ब्रिटिशर्स आते थे वो इस पर्पसेस के लिए आते थे कि यहाँ पे जो मसलिन है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, पर्शियन, ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रीक्स और रोमन एम्पायर्स को, ठीक है। और मसलिन भी जो था एक टाइप का कॉटन था। तो इस तरह के जो रॉ मटेरियल्स थे बहुत ही फेमस थे, बहुत ही प्रोमिनेंट थे हमारे JNK में, और काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें थी ये, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इज़, तो इनकी जो रिटायरमेंट एज रहती है वो कितनी रहती है? वो रहती है 62 ईयर्स, ठीक है, 62 ईयर्स जो है इनकी रिटायरमेंट एज रहती है।
नॉर्मली जो चीफ जस्टिस होते हैं वो 65 ईयर पे रिटायर होते हैं, चीफ जस्टिस अलग अलग एरियाज़ के, ठीक है। लेकिन अगर JNK की बात करें तो उनकी जो एज रहती है वो 62 ईयर्स रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपके 20 MCQs डिस्कस कर दी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs फॉर JK SSB। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी MCQ में, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू क्लास।